तो स्वागत है आप सभी का फिर से। पिछली वीडियो में हमने मुर्दैया भाग 1 किया था। आज इसके भाग 2 को हम पढ़ेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये भाग आपको समझ में नहीं आएगा शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मुर्दैया का भाग 2, जिसमें मुर्दैया तथा स्कूली जीवन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव में अमिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइत बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी, जिसे वे पतरा कहते थे। इसे वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमयी बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अमिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है कि यह ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साइत बताने के लिए अमिका पांडे उस पतरा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साइत निर्धारित कर देते थे। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अमिका पांडे के उसी में सारे वेद पुराण छिपे हुए थे। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमयी पतरा एक छपा हुआ पंचांग था, जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अमिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग एक फलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते। उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी वे अपने कंधों पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांवों से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की तरह अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांवों में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा, और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। चूंकि ये उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे।
यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी तथा गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दलसिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना, उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तोड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते तथा साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज़ पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज़ पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही बसुले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते थे। किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचार से रंग कर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्ला से रगड़कर खूब चमकाया जाता था। इसके बाद उस पर दुधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचार बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली डीबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा उठगा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जमा हो जाता। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घरिया में घोल दिया जाता था, जिसे पोचार कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिससे पोचार लगाने के बाद पटरी को चूला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग से अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इस डंठलों को लग्गा या संठा कहा जाता था। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान, यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घरया दुधिया का घोल, एक नरकट की कलम, एक भरुकी पोचार और एक चुल्ला और रंग बिरंगे लग्गे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी श्यामपट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था।
और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी। और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती थी कि अंतगोतवा में स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह भी कहते जाते, स्कूले ना जइबे तो चिट्ठिया के पढ़ी, अर्थात स्कूल नहीं जाओगे तो चिट्ठी कौन पढ़ेगा। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा में काफ़ी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया। वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकठा सिंह की सहायता से। संकठा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी, किंतु वे बहुत समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे, किंतु संकठा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा 1 में संकठा सिंह मुंशी जी से कहीं ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दुधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकठा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले क पानी पताले जो, शेर भर दुधिया मेरे में आओ जो। संकठा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथा कथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चे के पास वाली दुधिया की घरिया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घरिया की तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता था कि अपनी दुधिया गाढ़ी हो चुकी होगी। यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ते थे कि उनकी दुधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दुधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी कर देते थे। फिर मुंशी जी का वही गालियों का वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दुधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुँचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस कराई यानी पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पसकराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरत लाल के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह हेडमास्टर। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पस कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण था कि मैं कक्षा 3 में पहुँचते पहुँचते उस स्कूल का सबसे तेज़ विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेलकूद में एक खेल गणित दौड़ भी की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था
और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़ कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ ज़बानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपया पसकराई न पाने की शिकायत ज़रूर दोहराया करते थे। हकीकत यह थी कि उन दिनों मेरे जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो जाता हूँगा, जिसके कारण पास कराई देना पड़ता है। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह पास कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अब अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर दी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रतिमाह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया आना तथा पैसा चलता था, जो इंग्लैंड के शासनकाल के थे। सिक्के 1 पैसा, अठन्नी, एकन्नी, 2 अन्नी, 54 अठन्नी और 1 रुपया के होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी का या राजा के चित्र बने रहते थे। कागज़ के नोट 1, 2, 5, 10 तथा 100 के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छेंदहवा पैसा कहा जाता था, तथा दूसरा 1 पैसा वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता था। छदहवा पैसों को करधनी में गूंथ कर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगवाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथ कर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अठन्नी, एकन्नी तथा 2 अन्नी वाले सिक्के गिलगित तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपया वाला चांदी का सिक्का आज के रुपये वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इस सिक्के को हमारे गांव के दलित विक्टोरिया कहते थे। बुढ़िया बूढ़े तथा व्यक्ति इसी विक्टोरिया के सिक्के को बचा बचा कर घर की ज़मीन में छिपा कर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना किसी को बताए ही ऐसे व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक ज़मीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनः निर्माण के लिए नवीन खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हंडिया में मिल जाया करते थे। ऐसी हंडियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिला करते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा तांत्रिक के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबार में मिल जाती हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त विक्टोरिया वाले 35 सिक्के न जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताई थी। वह मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती थी कि इन विक्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी जी एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी यह भी बताती थी कि यह सब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। इन 35 विक्टोरियाओं को दादी बड़े घड़े की आकृति वाले मिट्टी के बने छोटे से पात्र, जिसे भरुकी कहा जाता था, में रखती थी। इस भरकी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोद कर छिपाए थी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 1957 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ी। उसे बड़ा तेज़ बुखार था, जिसे वह ज़रहंस की बीमारी कहती थी।
वह एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी को आने के बारे में तुरंत बताने को कहा ताकि खुदाई को कोई और न देख ले। अंततोगत्वा विक्टोरियों की से भरी वह छोटी सी भुर्की मिल गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहा जाता था, पर उन विक्टोरियाओं को एक एक करके एक जगह रख दिया तथा वह मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भर्ती में इतना धीरे से रखती ताकि उससे खनक की आवाज़ न आने पाए। इस प्रक्रिया से 35 की गिनती पूरी हुई। दादी 35 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान हो थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50, 100 को समझ पाती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2 5, 20 को 2 10, 40 को 2 20, 50 को 2 20 और 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी, किंतु 37 उसकी समझ के बिल्कुल बाहर था। बड़ी मुश्किल से जब मैंने यह बताया कि 2 20 में 3 कम है, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वह उस भर्ती को एक पुराने चिथड़े में बांधकर उसी अपने लेवा के नीचे के पास रखकर हमेशा सोती थी। वह मुझसे लगभग रोज ही कहती रहती कि पहले वह भर्ती मुझे दे देगी, इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य उन विक्टोरियाओं को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2 20 में 3 कम हो न। मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था कि वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धार पुजौरा की मनौती मनाती और घी से अगियारी करती और मैं वहीं बैठकर अक्सर मन ही मन मनाता रहता कि हे चमरिया माई, भले भले ही मर जाऊं किंतु दादी न मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से मैं एकदम उदास हो जाता और ऐसे समय उसका घुंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता। घुंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेला होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी अलवैली, पोखरा खनावैली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोढ़रा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गैल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटो, आ लंगड़ी क टांग धइ के रहरी में पटको। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लला पला कहते हुए पैरों पर बिठाए मुझे हवा में उछाल देती। इस घुंटू मुंटू के कथा खेल से वो छोटे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए अत्यंत अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार थी। कड़ा कड़ा कौआ नेपाल क बेटौआ, नेपाल गइले दिल्ली उठाई के लियइले पिल्ली, खेलावा हो कौआ। दादी इसे भी सुनाया करती थी। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था, जिसे अक्कड़ बक्कड़ कहते थे। इस खेल में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे गोलाकार रूप में बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को नीचे की तरफ खड़ा करके ज़मीन पर रख देते थे।
कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांध कर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता, और जिसके ऊपर की कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता उसे उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती थी। यह कथा इस प्रकार थी। अक्कड़ बक्कड़ तीन चलक्का, लउआ लाची चन्ना काठी, चनना में काबा, मकई कलावा आवा हो बिलार हमरे घरवा में गावा, घरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती थी। वह आदत थी अमरूद तथा मिठाई जैसी चीज़ें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्सों को ताखा में छिपा देती थी और बाद में मुझे खिलाती थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आगे के हिस्से करेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यथासंभव उन्हें हल करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो धन्यवाद। बाकी आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।